सभा एंड समिति इज ऑल्सो मेंशन्ड। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, देखो इतना हम लोगों ने वेद को देख लिया, अब आते हैं ब्रह्म टेक्स्ट पे। टॉपिक डालना ब्रह्म टेक्स्ट। ब्रह्म टेक्स्ट, इसमें लिखना ब्रह्म टेक्स्ट में, इट वॉज रिटन इन जनरल पैराग्राफिक फॉर्म। इट हो गया इट वॉज रिटन इन जनरल पैराग्राफिक फॉर्म। ये नाम लिखना, शचपट ब्रह्मिणा, शतपथ ब्रह्मिणा is the oldest Brahma text. Satyapat Brahmana is the oldest Brahma text. ठीक है, अगला लिखना। क्लियर है यहाँ तक की बात? Agriculture activities and farming, and animal husbandry, agricultural activities, farming and animal husbandry is mentioned in this, हो गया, अगला लिखना। ठीक है, कितना पॉइंट हुआ इसमें? ठीक है, ठीक। इट ऑल्सो डील्स विद द स्टोरी ऑफ राजा हरिश्चंद्र। It also deals with the story of Raja Harishchandra. ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? राजसु यज्ञ इज ऑल्सो मेंशन्ड। राजसु यज्ञ इज ऑल्सो मेंशन्ड। ठीक है, अगला जो टॉपिक डाल दो उपनिषद। फिर से कह रहा हूं, इन सबको बस पढ़ने के लिए देखो, ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द लाइफ इन वैदिक पीरियड, कल्चर और इकोनॉमिक, उसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है। लिखना शुरू करो। द मीनिंग ऑफ उप इज near. The meaning of up is near. ठीक है, and nishad means to sit, क्लियर है यहां तक की बात? तो वैसा नॉलेज जो आपको गुरु के सामने बैठ करके जिस ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे ही हमने शास्त्रों में क्या कहा है? उपनिषद। मतलब द नॉलेज विच यू गेन बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ इज नोन एज, लिखो, समझ में आया रोशन? लिख रहे हो अभिषेक? हो गया। देखो, अगर हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें, ठीक है, दर्शन शास्त्र की बात करें, तो हमने ये कहा, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कि क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिनेशन हम किसे मानते हैं? सामवेद। उसी तरह इंडियन फिलॉसफी
उसका मेन सोर्स हम किसे मानते हैं? उपनिषद को। क्लियर है यहां तक की बात? देखो वैसे तो 108 उपनिषद हम कहते हैं कि 108 हमारे पास है, मगर उसमें से हम 12 कोई ऑथेंटिकेट मानते हैं, मतलब उसे हम पढ़ पाए हैं या समझ पाए हैं। 108 में से 12 ऐसे उपनिषद हैं जिसको हम जानते हैं कि हाँ ऐसे उपनिषद हैं जिन्हें हम पढ़ पाए हैं। उपनिषद के बारे में क्या है कि उपनिषद किसके, उपनिषद ऐसा चीज है जो आप तब तक नहीं लिख पाओगे, तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप किसके प्रेजेंस में नहीं रहोगे? किसी गुरु के। क्लियर है यहां तक की बात? और ये सोर्स है किस चीज का? इंडियन। और फिलॉसफी ये कहता है कि आप किसी भी चीज को किस तरह से देखते हो। देखो फिलॉसफी डील करता है कि अगर मान लो किसी की डेड बॉडी जा रही है, शव यात्रा अगर जा रही है, तो नॉर्मली लोग कहेंगे कि हाँ यार उसकी मौत हो गई है। फिलोसोफर उसको कुछ अलग तरीके से बोलेगा या अलग तरीके से उसको देखेगा। जब आप एक ही इवेंट ऑफ लाइफ को बहुत अलग अलग तरीके से देखते हो और समराइज करते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग फिलोसफी कहते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया, जैसे होता है ना केमिस्ट्री क्या है तो हम कहते हैं इसमें केमिकल को पढ़ते हैं, तो मैंने बस वही आपको फिलोसफी में ही बताया, बहुत ही ज्यादा बेसिक। किसी भी चीज को, इवेंट ऑफ लाइफ को आप कितने अलग अलग तरीके से देख सकते हो, तो इसे हमने कहा है फिलॉसफी। और इंडियन फिलॉसफी, सिर्फ इंडियन ही नहीं, ऐसे हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग इंडिया से डील कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो फिलॉसफी है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी फिलोसफर रहे हैं, जितने भी फिलॉसफी रही है, उसका मेन ओरिजिनेशन हम उपनिषद को ही मानते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना टेक्स्ट है। इससे पहले किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या है फिलॉसफी, नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? लिख लेना। हो गया। 108 उपनिषद हैं जिसमें से 12 हमने ऑथेंटिकेट पाया है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। पॉइंट डाल के लिखना, स्टार बना बना के कुछ पॉइंट्स हैं। बृहद नायका लिख दे रहा हूं। बृहद नायका is the biggest Upanishad, is the biggest Upanishad ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्टार बनाना है एक और। मांडुक्य उपनिषद विजिबल है सबको, दिख रहा है ना? मांडुक्य उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट, मांडुक्य उपनिषद इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ये सब थोड़ा पढ़ोगे तो ये सब पॉइंट पॉइंट देख लेना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सब फ्री वाइज क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वैसे आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चंस देखो पूछता नहीं है। हाँ यही अगर एग्जाम 2010 वगैरह में होता तो हाँ हो सकता है ये सब पूछ सकता है, तो इतना ज्यादा बेसिक, और बेसिक तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना डीप फैक्चुअल एनडीए नहीं पूछता है। ठीक है, एनडीए आपसे क्वेश्चंस पूछेगा थोड़ा सा जो थ्योरी बेस पे हो, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, इस टाइप के क्वेश्चन जो पढ़ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिलेंगे, लेकिन इस सेगमेंट से ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे फैक्चुअल्स क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेंगे पॉलिटी से। ठीक है, इन सबसे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट से ये सब क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लिखना, छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य छंदोग्य उपनिषद is also known as the Panchveda. छंदोग्य उपनिषद is also known as the Panchveda. हो गया। नेक्स्ट, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद deals with
रुद्रा। अब रुद्रा की बात हो रही है तो महादेव की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, अगला लिखना। ये वाला जो पॉइंट नेक्स्ट लिखाऊंगा इस पे स्टार बना लेना, इससे क्वेश्चन सीडीएस में और एनडीए में एक आध बार पूछा गया है, लिखेंगे। काठो उपनिषद काठो उपनिषद deals with the story of Yamraj and Nachiketa. स्टोरी पता होगी सबको, निचिकेता नाम का रहता है, इसको यमराज कहते हैं कि ध्रुव तारा तुम्हें बना देंगे। वो जाता है, बहुत परेशान रहता है अपने लाइफ से, कहता है कि आप तुमको मेरा प्राण हर लीजिए, तो उसे कहते हैं नहीं, हम तुम्हें पोल स्टार बना देंगे, ध्रुव तारा। तो वहां से ये कॉन्वर्सेशन, यमराज और निचिकेता का जो कॉन्वर्सेशन है, उसको दर्ज किसमें किया गया है? काठोपनिषद में। दो तीन बार अलग अलग एग्जाम में, सिर्फ इसी में नहीं, सीएपीएफ में भी, और तुमको जो अलग यूपीएससी के भी रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काठोपनिषद किससे डील करता है। तो ये डील विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन यमराज एंड निचिकेता। एक और बात, क्या उपनिषद वेद का पार्ट है? नहीं है, बिल्कुल है। हम कहते हैं वेदांग। क्या कहते हैं? जिसे हमने कहा पार्ट्स ऑफ वेद। अगर आपने कहा कि मुझे पूरा मैंने वैदिक लिटरेचर पढ़ा है, और अगर आप कहें कि हम बस 4 वेद पढ़े हैं, तो आपने वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ा। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको इसके साथ साथ आर्णक ग्रंथ, ब्रह्म ग्रंथ, इसके उपनिषद, महाउपनिषद, इन सारे चीजों को भी पढ़ना होगा। क्लियर है यहां तक की बात? यानी हम ये कह रहे हैं कि उपनिषद इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेद। क्लियर है यहां तक की बात? आगे लिखना। ठीक है, अगला लिखना। इन मांडुक्य उपनिषद, पहले हम लोग लिख चुके थे, यहां पे लिखा होगा, इसमें उपनिषद लगा देना। इन मांडुक्य उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड। इन मांडुक्य उपनिषद इन मांडुक्य उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते इज मेंशन्ड। क्लियर है यहां तक की बात? यानी कि सत्यमेव जयते का ओरिजिनेशन मांडुक्य उपनिषद से आया है। उसी तरह, जिस तरह वो है ना कि पूरी विश्व ही हमारा ये घर है, वसुधैव कुटुंबकम कह के जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो आया है महाउपनिषद से। इस बार क्वेश्चन आया था सीडीएस में कि G20 के समिट का जो मेन थीम है ना, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? तो वो ऑरिजिनेट हुआ है महाउपनिषद से। पॉइंट डाल के लिख लेना एक नोट में, ठीक है। द थीम ऑफ G20 इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम महाउपनिषद। The theme of G20 is originated from Maha Upanishad। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। हो गया? होमवर्क लिखो। वेदांग इसी में लिखना है, ठीक है। वेदांग, वेदांग। हो गया? क्या लिखना है? वेदांग के बारे में पढ़ना है कि वेद क्या है, वेदों के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। ईयर ऑफ वेद किसे कहा गया है, माउथ ऑफ वेदास किसे कहा गया है। टॉपिक डालना आर्यंस। ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को स्टार्ट कर देंगे। क्लास जब से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो इस मंथ आपका, आप ये मान के चलो, आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अगले मंथ से ज्योग्राफी या पॉलिटी में जो भी देखने को मिलेगा हम लोग वो करेंगे, ठीक है। ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि हर चैप्टर से या हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से हम लोग 2-2 चैप्टर पढ़ते चलें, ठीक है। इससे क्या होता है, या अगर ऐसा बोलोगे तो पूरा ज्योग्राफी एक बार में पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 2-2 हम लोग, ऐसे क्या होगा ना कि हम लोग का इवेंट बना रहेगा। नहीं तो एक होगा कि अच्छा ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया जनवरी में, और जब फेब में हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे फिर ज्योग्राफी का रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए 2 चैप्टर पॉलिटी से, 2 चैप्टर हिस्ट्री से, 2 चैप्टर ज्योग्राफी से, इस तरह करते करते चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। स्मूथ क्लासेस ट्रांजेक्शन चलती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फेब के लास्ट वीक तक या मार्च के वेरी फर्स्ट वीक तक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, सारा का सारा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिर्फ कंप्लीट रिवीजन करेंगे और बीच में जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है वो हम लोग देखते चलेंगे। तो 2-2 टॉपिक होता जाएगा। अब तक हम लोग कितने टॉपिक कर लिए? 2, 2, 4 और 6, छठा टॉपिक चल रहा है। 6 चैप्टर कंप्लीट होने को आया। 2 चैप्टर उसमें मेडिवल, मेडिवल से स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न से स्टार्ट हुआ था। मेडिवल से चोला एम्पायर हुआ है और विजयनगर हो गया है, और उधर देखो तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और 1857 का रिवोल्ट। अब हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक में आएंगे और वहां पे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें 3 पार्ट है, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले फिजिकल स्टडीज, ये ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ, प्लैनेट वगैरह क्या है वो सब बेसिक है। एक वीक में वो उसका 60% टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, फिर हिस्ट्री में, और इस तरह करते करते चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है, लिखो टॉपिक आर्यंस, लिखो। The oldest, one of the oldest and modern civilization of the world, one of the oldest and modern civilization of world, कौन सी? कौन सा? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। what spread in Indian subcontinent, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? many scholar believe many scholar believe many scholar believe that just after इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद तुरंत कौन सी सिविलाइजेशन शुरू हुई, या तुरंत कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ है? वैदिक पीरियड, ठीक है। आफ्टर IVC, many scholars believe that after IVC a new civilization came into existence. After IVC a new civilization came into existence. कौन सी सिविलाइजेशन बताइए? नहीं था कौन सी सिविलाइजेशन की यहां पे बात हो रही है? कौन सी सिविलाइजेशन की बात हो रही है? आर्यन सिविलाइजेशन। तो फिर वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, लिखो। अच्छा, कोई सिविलाइजेशन खत्म हुई और कोई सिविलाइजेशन शुरू हुई, तो खत्म हुआ होगा। अब या तो वो हम लोग पढ़ चुके पिछले वाली क्लास में कि किस तरह से IVC खत्म हुआ है। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि सेंट्रल एशिया प्रेजेंट डे में तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, फिर तुमको कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सारे रीजन से एक ट्राइब आती है जो कि वॉरियर ट्राइब है। कैसी ट्राइब है? वॉरियर ट्राइब है। इनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं नई नई जगहों के तलाश में, और ये लोग वैगाबॉन्ड होते हैं। कैसे लोग होते हैं? खाना बदोश हम जिन्हें कहते हैं। लोगों ने ये माना कि ये लोग बहुत बड़े झुंड में आए और इन्होंने IVC को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन एक ही बार आकर के पूरे इंडस वैली को खत्म कर देना, ये सुनने में थोड़ा इलॉजिकल लगता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना, अच्छा देखो अब एक बात ये,
कि हिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज्यादा पॉइंट पे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं आर्यंस के बारे में, वो सेंट्रल एशिया में जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे वो उससे अलग पढ़ते होंगे। हम हिस्ट्री को दर्ज करते हैं किसने कितनी डिस्क्रिमिनेशन या कितने कितना उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये हजारों साल पहले की बात हो रही है और हमारे पास इसका पुख्ता कोई एविडेंस नहीं है। तो हम जाते हैं कि भैया जो जिसने ज्यादा थ्योरी दी है और जो थ्योरी सबसे ज्यादा करीब होता है। कभी कभी होता है ना आंसर में कि ऐसे आप लिखते हो 8.624 ऐसे करके, तो आप देखते हो लास्ट में कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज है उस आंसर के। तो हम ये डिस्क्रिप्शन मानते हैं कि किस कौन से स्कॉलर ने सबसे नजदीकी बात कही है। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि बहुत जगह के स्कॉलर्स ने ये माना है कि ओरिजिनेशन ऑफ आर्यंस वाज सेंट्रल एशिया। और हम भी जो पढ़ते हैं वो सेंट्रल एशिया ही पढ़ते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर जो मानते हैं कि नहीं, ये लोग, कुछ लोग मानते हैं कि ये आर्टिक सर्किल से आए हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशिया से, सॉरी साउथ और नॉर्थ अमेरिका के ट्राइब हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप से आए हैं, वो एरिया जो एकदम ठंडा प्रदेश है, सर्बिया। लेकिन मैक्सिमम और जो मेन थ्योरी हम मानते हैं कि आर्यंस का ओरिजिनेशन प्लेस है। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्या पॉइंट था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आर्यंस डिस्ट्रॉयड आईवीसी, आर्यन डिस्ट्रॉयड आईवीसी, a new civilization came into existence, a new civilization came into existence, लिख लो नाम। a new civilization came into existence, ठीक है, लिखना। the word Aryans comes from a Sanskrit word called Arya। आर्यन वर्ड कहां से आया? संस्कृत के एक वर्ड आर्य से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है। और इनके द्वारा जो सिविलाइजेशन स्टार्ट किया गया वो है वैदिक सिविलाइजेशन। आर्यंस की अगर हम बात करें और प्लेस की सेटलमेंट की बात करें तो वैसे तो अभी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ज्यादातर आर्यन का सेटलमेंट हुआ है, अगर हम इस तरह से देखें, तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो और इस तरफ के सेक्शन को, यहां पे ज्यादातर सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट डे इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, फिर इधर में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां तक हम मानते हैं कि ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आर्यंस का सेटलमेंट हुआ है। क्लियर है यहां तक की बात? आगे हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट प्लेसेस कहां पे वो सेटल हुए हैं। आर्यंस का सेटलमेंट साउथ इंडिया में हमें देखने को नहीं मिला है। आर्यंस का सेटलमेंट साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आज के टाइम पे भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन लोगों में। अब मैं डिफरेंस की बात, कल्चर के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत तकरीबन 1990s के आसपास में एक जर्मन साइंटिस्ट ने, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया था, जिनमें उनका कहना था कि एक नॉर्थ इंडियन
का डीएनए बहुत ज्यादा सिमिलर है एक जर्मन और एक सेंट्रल एशियन के, कंपैरेटिवली एक साउथ इंडियन के। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि आर्यंस का ज्यादातर जो मूवमेंट हुआ है और ज्यादातर जो सेटलमेंट हुआ है वो इस एरिया में हुआ है। इस वाले एरिया में उतना ज्यादा सेटलमेंट उतना ज्यादा क्या, इस एरिया में हमें सेटलमेंट देखने को नहीं मिला है। देखो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, ये ये हमेशा ही सफर किया है बाहर के आने वाले अटैक से। तुम ये देखो साउथ इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी मंदिर है ना, एक से एक खूबसूरत मंदिर, मीनार, मतलब जितना एंशंट तुमको अगर इंडिया में मंदिर वगैरह देखना है तो वो साउथ में तुम देखो। नॉर्थ में उतना नहीं है, और नॉर्थ में है जो वो टूटे फूटे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जो भी आते थे उन्हें यहां पर लड़ाइयां लड़नी होती थी। राजस्थान, हरियाणा, लड़ाई लड़ते थे, हारते थे, जीतते थे, हारते थे तो मारे जाते थे, जीतते थे तो अपना कन्वर्जन वगैरह करके मंदिर वगैरह तोड़ करके सेटल हो जाते थे। ये वो स्टेट हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारी को साउथ इंडिया में आने से रोका है। अगर ये लोग नहीं रहते तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको साउथ में भी बहुत ज्यादा मंदिर या बहुत ज्यादा कल्चर, जो एंशंट कल्चर है, वो देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसा क्यों है कि नॉर्थ इंडिया में मंदिर उतने नहीं है लेकिन साउथ में मंदिर बहुत ज्यादा है, तो आप ये कहेंगे क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में लोग विदेशी आक्रमणकारों से जूझते रहे। तुम शुरू से देखो इतिहास से, ग्रीक्स आए, हुन्स आए, मंगोल तो आ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद तुम ये देखो गजनवी आया, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स आए। हाँ, एक हम कहते हैं कि हाँ जो ब्रिटिशर्स थे उनका हम कहते हैं, या पोर्तुगीज, वो कोस्ट से आए, तो उतना वो लोग पैसा वैसा कमाने का हिसाब किताब था उनका, बाद में चल करके कल्चर को खराब करना था। लेकिन जितने उससे पहले आक्रमणकारी आए सब के सब इंडिया के इस वाले पार्ट को, अब मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी इंडिया का भी पार्ट कह रहा हूँ, ठीक है, एंशियंट टाइप की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये मेन रीजन है कि साउथ इंडिया में मंदिर या साउथ इंडिया का कल्चर उतना ज्यादा टच नहीं है कंपेरेटिवली नॉर्थ इंडिया के। क्लियर है? लिखना। प्लेसेस हो गया इसमें, ठीक है, लिखना। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, विजिबल है, चेंज कर देता हूं। मैक्स मुलर gave the most authentic theory behind the origination and birthplace of Aryans। मैक्स मूलर ने सबसे ज्यादा सटीक डिस्क्रिप्शन दिया है आर्यंस का, और क्या दिया है कि आर्यंस कहां से आए हैं? फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन। अच्छा, इन सारे नेशंस में अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन होमवर्क ये है कि तुम्हें पता करके आना है कि सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज हैं। मैप है ना, चलो ये होमवर्क है कि सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के बारे में पता करके आना है, एज वेल एज उनकी कैपिटल्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक डालना, सेटलमेंट्स ऑफ आर्यंस। सेटलमेंट ऑफ आर्यंस। ये तो पता चल गया कि आर्यंस का सेटलमेंट ज्यादातर हुआ है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अब देखते हैं वो हुए कहां कहां सेटल। सबसे पहले लिखना आर्यव्रत। बहुत सुना होगा ये नाम, ठीक है। एंशियंट इंडिया का भी नाम है आर्यव्रत, लिखना। इट इज अ प्लेस बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल। विंध्यास, विंध्याचल मत लिखना, प्लेस बिटवीन हिमालयाज एंड विंध्यास। देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि बॉर्डर तो ऐसा था नहीं, तो लोग किसी नेचुरल बाउंड्री को ही बॉर्डर मानते थे। समझ में आया? जैसे अगर कोई बोला कि इंडिया कहां से कहां तक फैला है, तो शायद पहले जमाने के लोग बताते होंगे कि हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक का जो एरिया है वो भारत है, भारतवर्ष। तो हमने कहा कि ये आर्यव्रत वाला जो एरिया है ये फैला हुआ है हिमालय से लेकर के विंध्यास के बीच में। और अगर आपने
ज्योग्राफी में हिल्स पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम विंध्यास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, आर्व्रत हो गया, उसके बाद ब्रह्मव्रत। लिख रहे हो हर्ष, समझ में आ रहा है? अगला लिखो ब्रह्मव्रत हो गया। एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन सरस्वती एंड घग्गर। अब ये दोनों के दोनों जगह राजस्थान में है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे। एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन सरस्वती एंड घग्गर, राजस्थान, मॉडर्न डे राजस्थान। अगला लिखना। नेक्स्ट, ब्रह्म ऋषि देश। लिख दूं क्या? ब्रह्म ऋषि देश। एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन सिंधु एंड सतलज, एरिया बिटवीन सिंधु एंड सतलज। ठीक है। अगला मध्य प्रदेश, ये आज का एमपी नहीं है, बस लिखो मध्य प्रदेश लिखो। एरिया बिटवीन सरस्वती एंड यमुना, सरस्वती एंड यमुना। हो गया, क्लियर है? प्रॉपरली आपको वैदिक में, वेद के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। वेद क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो ठीक है, ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वैदिक पीरियड में। टॉपिक डालना लाइफ इन वैदिक पीरियड, लाइफ इन वैदिक पीरियड, और पहला डालना द पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ हो गया। पूरे दुनिया में अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे या अगर ठीक तरीके से किसी कंट्री का संचालन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। एक पावर पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिवीजन होता है, इसमें स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट्स, फिर ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, उसके अंदर फिर विलेजेस आते हैं। प्रेजेंट डे में इंडिया का यही सिनारियो है, होता है ना। इंडिया, बिहार, पटना की बात कर लो, फिर तुम कंकड़बाग की बात कर लो, इसमें कोई गांव होगा, इस तरह से तुम देख लो। हाँ, डॉक्टर कॉलोनी की बात कर लो, ठीक है। तो पुराने समय से कुछ इसी तरह से सारा का सारा आर्यंस ने इसी चीज को फॉलो किया। अब सिर्फ आर्यन ने ही इस चीज को फॉलो नहीं किया था, सेम सिस्टम हम आईवीसी में भी देखते थे। इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं देखते थे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये कॉमन है। होता था ना, हमने पढ़ा था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द आईवीसी में एक सेंट्रल पावर होता था जो पूरे के पूरे इंडस वैली को कंट्रोल करता था। फिर उसके बाद एक बड़ी सी सिटी होती थी, आप चाहे मोहनजोदड़ो ले लो, हड़प्पा ले लो, कालीबंगा ले लो, लोथल ले लो, सूरकोटडा, जिसको भी लेना हो। तो यहां पे इस पैटर्न को हम लोग देख पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हमें देखने को मिली है वैदिक पीरियड में भी। कुछ इसी तरह से वैदिक पीरियड में भी चीजों को देखा जाता था। राष्ट्र कहा जाता था, जन कहा जाता था, और आगे चलते चलते चीजें शुरू होती थी राष्ट्र से और खत्म होती थी ग्राम पे, गांव। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया? यानी कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ था, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ था इंडस सॉरी वैदिक पीरियड में। फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, समझने में आसानी रहेगी।
राष्ट्र से शुरू और, अच्छा एक मिनट, इसको लिखने से पहले थोड़ा एक और ये थोड़ा इसको और ब्रेक डाउन कर देता हूं। विलेज के बाद आता था विलेज में कुल, कौन आता था? आज के भी टाइम में आप देखो कि ब्राह्मण हैं वहां, या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, इस तरह से विलेज में भी डिवीजन होता है। तो उसी तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि विलेज का भी जो अंतिम डिवीजन हुआ है वो कुल में हुआ है। विलेज तक भी अगर लिखोगे, राष्ट्र और ग्राम तक भी लिखोगे तो ये काफी है। बना लो फिक्र। समझ में आया आपको नीता? समझ में क्लियर है सबको? अनुपम समझ में आ रहा है केशव, या बस बत्तख की तरह सारी ला रहे हो? बताओ अपने, तुम अपने अपने तरफ का बताओ। ठीक है, तो ये बंगाल बेवकूफ, तो ये इंडिया किधर गया? अरे ऐसा मत बोलो, देखो कल यार बड़ा बदतमीजी वाला काम किया बांग्लादेशी प्लेयर सब ने ना, पहली बार टाइम आउट करवा दिया, लेकिन उन लोग से और कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता है। एकदम बेकार यार को, वही वही मैंने पहले, खेलना मेला कुछ नहीं, एटीट्यूड एकदम ऑस्ट्रेलिया ऐसा रहेगा। हो सकता है आ जाए इस बार क्वेश्चन एग्जाम में कि वो हिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पहली बार टाइम आउट हुआ है। हो गया, राष्ट्र से शुरू होकर के ग्राम पे खत्म कर देना। हो गया, क्लियर है यहां तक की बात? ये हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटी को, सोसाइटी का डिवीजन नहीं कहेंगे, किस तरह से डेमोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली मतलब क्या हुआ कि किस तरह से इसमें जियो पॉलिटिकल और प्लेसेस इन्वॉल्व हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस वक्त एक्टिव थी। टॉपिक डालना, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लिखते चलो। सभा, समिति और विदत। अब एक एक करके सबके बारे में लिखते हैं। टॉपिक डालो सभा। सभा लिखना, इट इज मेंशन्ड इन अथर्व वेदा, it is mentioned in Atharvaveda by the name, by the name Narishti. By the name Narishti. ठीक है, men and women both can participate equally. Men and women both can participate equally. हो गया? यानी हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पे क्या है, इक्वालिटी देखने को पाई गई है सोसाइटी में। अगला लिखो। हो गया, समिति। समिति हो गया, लिखना, समिति वॉज अ सेंट्रल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। समिति वॉज अ सेंट्रल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हो गया, हेड ऑफ समिति वॉज नोन एज ईशान। हेड ऑफ समिति वॉज नोन एज ईशान। समिति के हेड को ईशान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हो गया, कॉमन पीपल वर फ्री टू पार्टिसिपेट एंड डिस्कस। कॉमन पीपल वर फ्री टू टेक पार्ट एंड डिस्कस in events of
समिति। ठीक है, देखो समिति में क्या होता था, समाज के हर एक क्लास के लोग यहां पे आकर के इकट्ठा होते थे। मान लो कि किसी ने कहा कि गांव में ये प्रॉब्लम है, मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे तुम ये देखो कि हम किसी को चुन करके एमपी के तौर पे भेजते हैं ना, यहाँ से होता है ना चुनाव में, हम भेजते हैं, एमपी जाते हैं, हमारे यहाँ के एमपी कहता बताते हैं कि यार हमारे देखिए गांव में कच्ची सड़कें हैं, आप प्लीज उसको ठीक करवाइए, है ना, हॉस्पिटल को थोड़ा और दुरुस्त करवाइए। तो ये सारी चीजें हमारे मैटर को जाकर के दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में डील किया जाता है। कॉमन पीपल हैं, वो कॉमन पीपल के लिए जा रहे हैं वो वहां पे। तो उसी तरह हम ये देख पा रहे हैं कि समिति में भी कॉमन पीपल इन्वॉल्व होते थे और वहां पॉलिटिकल डिस्कशन होता था। इसीलिए समिति को इन सब में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, क्योंकि यहां पे कॉमन मैन की बातों को डील किया जाता था। अगर हम ठीक तरीके से समझे तो आज के टाइम पे हम कहते हैं ना, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इज इक्वल टू, तो सभा प्लस समिति प्लस विधत शायद उस वक्त का पार्लियामेंट होता होगा। समझ में आया सबको? क्लियर है यहां तक की बात? तो कॉमन मैन के डिस्कशंस को, प्रॉब्लम को जो ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है वो है समिति, और इसीलिए समिति को द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन वैदिक पीरियड कहा गया है। नेक्स्ट, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, विधत। विधत लिखना, इट वॉज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस। ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय आर्यंस, आर्यंस के द्वारा बनाया गया जो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? लिखना, इन ऋग्वेद द टर्म विदत हैज बीन रिपीटेड 122 टाइम्स। क्या धीरज? और एक बार, अब नहीं बोलेंगे, हो गया, बोले अच्छा लिखो। इट वॉज रिपीटेड 122 टाइम्स, 122 टाइम ऋग्वेद में इसका जिक्र हुआ है। क्या छूट रहा है हर्ष तुम्हारा? ऑर्गेनाइजेशन बाय आर्यंस, ऋग्वेद में 122 बार इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, नोट बना करके लिख लेना या स्टार बना के लिखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, during the later Vedic period, we see that the participation of women in political organization during the end, or yeah, during the later Vedic period, we see that the participation of women in political organization decreased. हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे वैदिक पीरियड अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वुमेन की प्लेस सोसाइटी में कम होती जा रही थी, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वुमेन पोजीशन सोसाइटी में अपने सबसे ज्यादा डेप्थ पे चला गया। ठीक है, अगला लिखना, इकोनॉमिक लाइफ। हो गया? बाकी पुराने सिविलाइजेशंस की तरह वैदिक पीरियड में भी इकोनॉमी का मेन सोर्स था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जिसके पास जितने ज्यादा जानवर, समाज में उसकी ज्यादा उतनी इज्जत। और आज के टाइम पे ये सेम चीज और सेम कॉन्सेप्ट हम अफ्रीकन ट्राइब्स में देखते हैं। जिसके पास जितना वहां पे कैटल होता है, मवेशी रहता है, उसको, क्योंकि उनके पास पैसा, करेंसी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है,
उनके पास करेंसी का कोई सिस्टम नहीं है, वो जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गाय भैंस। तो आप लोग बहुत गरीब होंगे वहां जाएंगे तो, आप लोगों के पास है ही नहीं गाय भैंस, अगर घर में भी होगी तो एक दो होगी मैक्सिमम, ठीक है। उनके पास तो एक एक के पास 100 100 गाय भैंस है अफ्रीका में। हाँ, वहां पे सब एकदम, हाँ ठीक है, लिखेंगे लाइक एनी अदर एंशियंट सिविलाइजेशन, like any other ancient civilization, in any other ancient civilization, the main source of economy, the main source of economy in Vedic period, the main source of economy in Vedic period was agriculture and animal husbandry. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? लिखना, क्या कह रहे हो? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हम जिसे कहते हैं, ठीक है। अगले लिखना, the main focus was the main focus was फार्मिंग। मेन फोकस क्या होता था? फार्मिंग पे, ठीक है। देखो जो एग्रीकल्चर के लिए ठीक ठाक जगह होता था उसे ये लोग कहते थे उर्वरा। क्या कहते थे? उर्वरा, मतलब कि वो जमीन जो खेती के लिए, क्लियर है, समझ में आ गया, इसे हमने कहा है उर्वरा। आज के टाइम पे उर्वरा किसे कहते हैं? खाद को कहते हैं हम लोग, है ना, उर्वरक कहते हैं उसे, ठीक है। कितने तरीके का खाद होता है बताओ धीरज? एक होता है ना डीएपी करके, यूरिया होता है एक, है ना, पोटास सल्फेट। क्या के सब खाए हो कभी? अच्छा, कोई एक जिप्सम वगैरह भी होता है, लेकिन वो तो मुझे लगता है वो डालते हैं कि जब मिट्टी में नमक वगैरह कम, एसिडिटी वगैरह कम करना रहे तो फिर देते हैं, है ना। अभी तो आ गया है सीजन, कुछ ना कुछ तो बोया ही जा रहा होगा खेत में। क्या केशव, क्या बोया जाता है तुम्हारे खेत में? गांजा, अफीम? तो होता नहीं है क्या पेड़ से? कैसा मूर्ख है। जब भी पढ़ा रहे थे एग्रीकल्चर तो क्या कर रहे थे? खैनी रगड़ रहे थे क्या क्लास में? पता ही नहीं है कि खैनी भी पेड़ से होता है? ध्यान नहीं दिए थे? हाँ, बिहार के कुछ एरिया में होता है, किशनगंज वगैरह साइड या उस साइड। हाँ, कहाँ? कहाँ के रहने वाले हो तुम? हाँ, उस सब साइड होता है, ठीक है, ठीक है। वैसे दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का टोबैको प्लांट पाया जाता है क्यूबा और चाइना में, ठीक है। ये दो कंट्री है जो बहुत दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का, जहाँ पे, हाँ, शुगर केन भी होता है क्यूबा में। तो दो तरह का यहाँ पे टोबैको जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का, और दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिगार जो पाया जाता है वो क्यूबन सिगार होता है। वो होता है ना जो सिगरेट जैसे, अमीर लोगों का बीड़ी, ठीक है, उसे वही कहो, ठीक है। हाँ, वो वही है, लेकिन वो अलग बात है कि वो हैंड रोल्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। उसमें बहुत छोटा छोटा लेयरिंग होता है, ऐसा जैसे अगर मान लो कि इसको बीच से कट करोगे तो इसमें बहुत सारा पत्ते का लेयरिंग होता है, ठीक है। देखो यार, मुझे बस मैं बस बता रहा हूँ, मुझे ये सब पता नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यूबन सिगार होता है, ठीक है। और ये बहुत 1960s तक यूएसए ने इसे बैन कर दिया था। क्यूबा, और जब ये हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ा दूंगा, क्यूबा और अमेरिका के बीच में तीन ऐसे कंट्रीज हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज, दो एक्चुअली, क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया। ये हमेशा से यूएसए के अगेंस्ट रहे हैं। किसके अगेंस्ट रहे हैं? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यूएसए वो चौधरी है जो बिना मतलब में अपनी चौधरीगिरी दिखाता है। इनको हर हर कहीं आकर के अपना, इनको मतलब वो होता है ना, बिना राय मशवरा दिए भी कहीं जंग में कूद जाना। तो क्यूबा का जब वॉर चल रहा था, जब क्यूबा में लिबरेशन अपने चरम पे था, कम्युनिज्म था, तो अमेरिका बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था क्यूबा में। और क्यूबा की मेन इकोनॉमी उस वक्त चलती थी ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड क्यूबा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी कहा कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा क्यूबन सिगार।
अपना तुमको जहां बेचना हो, अब देखो बेचेगा भी कैसे, उसके पास उतना रिसोर्स भी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके। ठीक तरीके से देखोगे तो ये यूएसए है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, यही क्यूबा है, कोई ट्रेड हो ही नहीं पा रहा था दोनों में। और इस वजह से आज भी क्यूबा में इतना ज्यादा गरीबी है, मतलब आज के टाइम पे भी वहां पे वो जो घोड़ा गाड़ी चलता है ना, घोड़ा भी नहीं है, गधा गाड़ी चलता है वहां पे। हाँ सही में, मतलब बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है वहां पे लोगों की। और ये कंडीशन खराब हुआ है इन दोनों कंट्री के बीच में जो कड़वाहट आई उस वजह से। मान के चलो कि यूएसए इसका अच्छा ट्रेड पार्टनर रहता, तो आज जो डॉलर यहां तुम्हारा चल रहा है वो डॉलर यहां चलता, और दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन रहता, छोटा सा मुल्क माला माल हो जाता। लेकिन कुछ कम्युनिज्म के चलते, कुछ यहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के चलते इन दोनों कंट्रीज के बीच में बात नहीं बनती। और इस वजह से क्यूबा, बिल्कुल क्यूबा के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, शुगर केन, टोबैको, फिशिंग इंडस्ट्री, सब कुछ है उसके पास, मटेरियल सारा कुछ है, उसे यूटिलाइज करना ही नहीं आ रहा है उस कंट्री को। क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए जो मैन पावर, जो स्किल्ड मैन पावर की तो अलग बात है, मजदूरी सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो स्किल्ड लेबरशिप चाहिए वो नहीं है उनके पास। क्योंकि स्किल के लिए आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, और बिना पैसा इन्वेस्टमेंट के आप स्किल नहीं ला सकते हो। और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्यूबा के पास आज के टाइम में पैसा ही नहीं है। यानी कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो जो कंट्री में कम्युनिज्म, नॉर्थ कोरिया तो चलो फिर भी उसके पास पैसा वैसा है, लेकिन लोग गरीब हैं। तो तो अमीर कौन है? किम जोंग। पैसा उसके पास है, उसके खानदान के पास है, कॉमन पीपल बहुत ज्यादा गरीब हैं, डिप्रेशन में लाइफ चलती है। क्यूबा में तो चलो ये कम्युनिज्म है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना नहीं है, उन लोग को जो मन करता है पहनने का, जहां जो खाने का, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में बेसिक चीज ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। हाँ, एक बार मुझे याद नहीं है कौन से ओलंपिक में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की टीम, हाँ एक मिनट, 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्थ अमेरिका का मैच था पोर्चुगल से, 45वें मिनट में पुर्तगाल 5 गोल कर चुका था। नॉर्थ कोरिया में दूसरा हाफ दिखाया ही नहीं गया, कहा कि दूसरा हाफ नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया के लोग ने कहा कि भाई दूसरा हाफ, बोला नहीं दूसरा हाफ नहीं। उसके बाद कोई मैच नहीं दिखाया गया उनको वर्ल्ड कप का, कहा गया कि पुर्तगाल ही वर्ल्ड कप जीता है, जबकि उस साल का वर्ल्ड कप स्पेन जीता था। तो क्यों कहा नॉर्थ कोरिया के लोगों ने कि वो जीता? तो नॉर्थ कोरिया के लोगों ने कहा कि देखो भाई हम लोग हारे भी हैं तो किससे, वर्ल्ड चैंपियन से, जबकि पुर्तगाल तो क्वार्टर फाइनल में ही निकल गया था। तो इन लोग के लिए बहुत शर्म की बात थी कि यार हम लोग 7-0 5-0 से हारे। तो लोगों ने, देखो शर्म की बात अलग है, लेकिन देखो हम लोग हारे भी किससे हैं, वर्ल्ड चैंपियन से। तो आज भी नॉर्थ कोरिया में जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें यही लगता है कि पुर्तगाल जीता है 2010 का वर्ल्ड कप, जबकि असल में स्पेन जीता था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फिर एक और है कि एक बार इन लोगों की टीम हार गई थी किसी चीज में, हॉकी में। तो टीम कह रही थी कि हम जाएंगे ही नहीं वापस, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चांस था कि अगर हम जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, या हमें वो जो लेबर कैंप रहता है उसमें भेज दिया जाएगा। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया में जा रहे हैं हॉकी ओलंपिक वगैरह खेलने, और आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं अपने आप डेथ वारंट पे आप साइन कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ इंडिया है, हारे जीते कोई मतलब नहीं, बस आ जाते हैं। इस बार तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हाईएस्ट हमने कितने गोल्ड मेडल में जीते ओवरऑल? इस बार 100 पार वाला जो था वो हो गया है। क्या था, कॉमनवेल्थ गेम था? तो एशियन गेम्स जिंजियान चाइना में हुआ था। इस बार का पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन टीम मेंस और वुमेन दोनों ने क्रिकेट में हमने जीता है, हॉकी में भी हमने जीता है। तो इस बार इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। हाँ वर्ल्ड कप भी जीतेगा, वर्ल्ड कप तो अब, हाँ अब तो लग ही रहा है कि वर्ल्ड कप अब जीत जाएगा, छू लेते हैं ये। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी होता है यार कि एक 15 मिनट का खराब गेम चाहिए तुम्हारा वर्ल्ड कप खराब करने के लिए। 2019 में वो 15 मिनट का ही वो ट्रेंड बोल्ट आया, 15 मिनट में वो पूरा टीम तहस नहस करके चला गया। बस ऐसा कोई 15 मिनट इंडिया में ना आए। ठीक है, हाँ बस ऐसा कुछ ना हो। हाँ हाँ, ये सब हो जाए, बारिश अगर गिरनी हो तो जब भी इंडिया बैटिंग खत्म हो जाए तो दूसरे पारी में हो जाए, कि मान लो अगर इंडिया 400 भी बनाया है, बारिश होती है तो डीएलएस में दूसरे टीम को 30 ओवर में 380 बनाने को मिले, ऐसा हो डीएलएस में। ठीक है,
लेकिन पाकिस्तान का यार मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो वैसी टीम है जब उसे पूर्व जब ये लगने ना कि ये केनिया से भी हार जाएगी, है ना। हाँ, तो वो केनिया से भी हार जाने को तैयार है और जीतने का कहेगा, तो भाई अभी देखो क्या चल रहा है। लेकिन उसका चांस बहुत ज्यादा कम है, कुछ 15% के आसपास है। 3 प्लेस, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक प्लेस में अगर अफगानिस्तान आ जाए तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा फिर सेमीफाइनल में। हाँ, फिर 19 को फिर, या ऐसा हो जाए कि बाकी की ये 3 टीम का है कि हम नहीं खेलेंगे। हाँ, तो उस कंडीशन में भी इंडिया को ही मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट भी इंडिया के पास है। अमित शाह सबको उठवा लें, ऐसा करिए गायब करवा दें पूरी टीम को, इन लोगों को किसी जगह पे रख दिया जाए। एक बार ऐसा हुआ है 1983 या 84 के फीफा वर्ल्ड कप में, फ्रांस नीदरलैंड का एक बहुत अच्छा प्लेयर था, उसे नीदरलैंड में जो लोग वो लगाते हैं ना, सट्टा लगाते हैं, वो लोग ही किडनैप कर दिए उसे, तुमको कल का मैच खेलने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पैसा लगाए टीम पे, तुम खेलोगे तो हरा दोगे हमारी टीम को। और वो मैच वो लोग, नीदरलैंड हार गया, उसके बाद उसे छोड़ा गया। तो इस तरह का भी, कोहली किडनैप ना हो बस। 2-3 प्लेयर को किडनैप कर ले उधर से, स्टार्क वगैरह को किडनैप कर ले, बोल्ट को किडनैप कर ले, है ना। ऐसे इंग्लैंड का चांसेस स्लिम लग रहा है, अगर आज अगर नेक्स्ट मैच किसके अगेंस्ट है, जिसके भी अगेंस्ट, तो अगर हार जाता है तो बहुत ज्यादा कम चांस है जीतने का। पूरा खुश हो केशव नहीं। हाँ, अब पाकिस्तान इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड का जो कंडीशन लग रहा है, बहुत ज्यादा चांस है कि टप्पू सेना भी इंग्लैंड को हरा देगी आज के टाइम में, ठीक है। पाकिस्तान तो फिर भी ठीक ठाक देश है। हाँ, जीपीएल। कौन सा था, इकोनॉमिक लाइफ हो गया, लिखना। उर्वरा हो गया, इसमें अगला लिखना। हैंडीक्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट्समैन एज वेल एज, हैंडीक्राफ्ट्समैन एज वेल एज आर्टिस्ट, artists were also active, handicraftsmen as artists were also active in this period. Handicraftsmen, artists, ऐसे पूरे देश दुनिया का क्यों है, क्योंकि बहुत पहले ऐसा एग्जिस्टेंस करेंसी का आया नहीं था। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि पहले के जमाने में एनिमल हस्बेंड्री और ये सब लोग मानते थे, तो पहले के जमाने में कोई करेंसी होता नहीं था। एस्टेक सिविलाइजेशन में कॉफी बीन्स और कोकोआ बीन को लोग मानते थे करेंसी। बीन होता है ना, कॉफी बीन, उसको मानते थे करेंसी। अब मान लो किसी एक देश का, अब एक ही तरीके का मान लो करेंसी रहता, तो तुम ये मान के चलो कि एक ठीक ठाक डिनर करने में $40 के आसपास लगता है यूएसए में, कि आप एक टाइम का ठीक ठाक से कर लो खाना। इंडिया में इसी को कन्वर्ट करो तुम, तुम्हारे 7 दिन का राशन आ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो जाता है करेंसी में। हर एक कंट्री का ट्रेड करने का अपना तरीका है, हर एक कंट्री का इकोनॉमिक वैल्यूएशन अपना है। एक करेंसी का हो जाना इकोनॉमिक क्राइसिस ले आएगा, क्योंकि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें लोग इतना कमाएंगे, नहीं होगा। तो हर एक देश अपने बनाए गए करेंसी के पैमाने पे चलता है, कि भाई हमारे यहाँ इतने में गुजर बसर हो जाएगा, हम इतना ही रखेंगे। अगर मान लो एक ही जैसा सबका करेंसी हो जाता, तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन ही खत्म हो जाती, सब सेम हो जाता। तुम ये मान करके चलो कि एक च्युइंगम वहां पे भी आता है तुमको, अगर हम बात करें तो कुछ सेंट का, मान लो 50 सेंट या कुछ भी, 85 चल रहा है अभी, इसको हाफ कर लो, तुम एक च्युइंगम के लिए 40 रुपया खर्च करोगे, बताओ। कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। इसीलिए अगर एक जैसा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है करेंसी, डॉलर। डॉलर तो कम है, कौन बता सकता है कौन है। दिरहम, दिरहम हमेशा बहुत ज्यादा रहता है, दिरहम और रियल, ये दो ऐसे करेंसीज हैं मिडिल ईस्ट के, जो हमेशा ही ज्यादा आपको वैल्यूएशन इसका मिलता है, और ऑल थैंक्स टू उनकी ऑयल इंडस्ट्री। ये है तुमको मिडिल ईस्ट का, पर्टिकुलरली शायद ईरान या इराक में से है।
फिर तुमको यूएई का करेंसी, सऊदी अरेबिया का, ये सब करेंसी बहुत बहुत ज्यादा पैसा देता है। कुछ कुछ कंट्री का वैल्यूएशन इतना ज्यादा है कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए में 1 किलो आटा मिलेगा जिम्बाब्वे में। हाँ, और वो 1.5 लाख रुपए इंडिया के 10 रुपए के बराबर होगा, 20 रुपए के बराबर होगा। वेनेजुएला कैरेकस में इतना ज्यादा तुम नोट भर करके ले जाओगे ना, खूब सारा, तो तुम्हें एक बर्गर मिलेगा खाने को। क्योंकि वो कहने को तो वो 10 लाख रुपए है, लेकिन डॉलर के मुकाबले वो $1 है। और इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था एक, वो कौन सा क्वेश्चन था जो ऐसा था कि डबल, ऐसा कुछ था ना कि 2020 2023 तक डबल डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच जाएगा। तो ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। बहुत बुरी तरीके से जब मार्केट में रिसेशन आ जाए, जब आपके यहाँ कोई कमा नहीं रहा है, जब आपका कोई ट्रेड बाहर से नहीं हो रहा है, तो आपके देश में पैसा आएगा कहाँ से? हाँ, ठीक है, तो पैसा आएगा नहीं कहीं कहीं से। अब पैसा जब कहीं आ ही नहीं रहा है, पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये बैंक है, ये सिविल्स हैं, अब जब इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, ये जब ट्रांजेक्शन होते रहता है तभी देश चलता है। अब जो कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है तो ये देश चलेगा कैसे? और यहाँ पे महंगाई बढ़ती रहेगी और इन्फ्लेशन आता रहेगा। महंगाई का बढ़ना, इन्फ्लेशन का आना, डॉलर के मुकाबले आपके पैसे को कमजोर कर देगा। और जब ये डबल डिजिट में पहुंच जाता है, 5% के बाद 10%, 20%, तो हम कहते हैं कि अब आपातकाल आने वाला है देश में। फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए थे इसके 1990 में, लेकिन ऑल थैंक्स टू मनमोहन सिंह कि ऐसा नहीं हुआ। हर्षद मेहता का स्कैम के बाद में ये कंडीशन में इंडिया जा रहा था। मार्केट रोज हर हर दूसरे दिन मार्केट क्रैश हो जाता था, होता है ना, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता था। ऐसा ही रिसेशन 1920 से लेकर के 1930 में यूएसए में आया था। वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, पूरा दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी और मार्केट में रिसेशन आ रहा था, मार्केट क्रैश हो जा रहा था, शेयर मार्केट में बुरी तरह से लोग एकदम, बुल्स और बेयर का फाइट चल रहा था और हर बार मार्केट क्रैश कर जाता था। इसका ये मतलब कि पैसा का लोकोमोशन ही बंद हो गया। हाँ, और कब तक चला पाओगे तुम, एक बात बताओ। अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, ठीक है, तो ये जब होता है तो हम कहते हैं कि मार्केट में बुरी तरह का रिसेशन आ गया। क्या? कैसे इक्वल होगा? जब हम एक टाइम पे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब इंडिया का पूरा जीडीपी पूरे दुनिया के 50% का था, इंडिया का सिर्फ जीडीपी, तो इक्वल कैसे रहेगा? हर एक देश के पास अपना रिसोर्स है, हर एक देश के पास अपने लोग हैं, इक्वल कभी नहीं रहा होगा, कभी भी नहीं। किसी के पास ज्यादा भैंस होगा, जब गाय भैंस में ही हम लोग डील कर रहे हैं तो। हो गया। अगला, हॉर्स वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। Horse was considered as the most important animal in this period. हॉर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता था इस पर्टिकुलर पीरियड में। हो गया। काउ वॉज कंसिडर्ड एज अ होली एनिमल। काउ वॉज कंसिडर्ड एज होली एनिमल, ठीक है। मनी लैंडिंग, मनी लेंडिंग मतलब कि किसी को ऋण देना, वो होता है ना, क्या कहते हैं, नहीं यार, उधार नहीं, जो इंटरेस्ट, सूद पे जो पैसा देते हैं, इंटरेस्ट वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम प्रिवेल करता था, ठीक है। अगला लिखना, द यूजिंग ऑफ आयरन, द यूजिंग ऑफ आयरन वॉज डेवलप्ड। अच्छा देखो, जिस भी सिविलाइजेशन में आयरन का यूज होना शुरू हो गया, वो सिविलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन बन जाएगी। क्या कहा मैंने? जिस भी सिविलाइजेशन में किसका यूज हुआ, वो अलग बात है, गोल्ड है आपके पास, सिल्वर है आपके पास, डायमंड है आपके पास। अब गोल्ड, सिल्वर और डायमंड से आप वेपन बनाओगे, अगर किसी को लगेगा भी बुलेट गोल्ड का बना हुआ, तो बोलेगा घर जाके मरेंगे, घर वालों को बोलेंगे बुलेट निकाल लो मेरे में से। हो सकता है ऐसा, ठीक है। क्या हो गया हर्ष, बंदूक बनवाओगे क्या इस चीज से? ठीक है, तो ये बात हुई कि आयरन है अगर आपके पास, तो आप वेपन बना रहे हो, आप टूल्स बना रहे हो, जो आपको वॉर में और एग्रीकल्चर में मदद करेगी। यही मेन रीजन है कि मगध इंपायर इतनी बड़ी इंपायर बनी।
क्योंकि इनके पास बेस्ट क्वालिटी का आयरन मटेरियल मौजूद था। बाकी इंडिया में लोग के पास आयरन था, लेकिन मगध एम्पायर में जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आयरन मैन थे, आयरन मैन मतलब वो वाला आयरन मैन नहीं, जो क्राफ्ट्समैन थे, उन्हें ये पता था कि किस तरह से, आयरन स्मिथ थे, उन्हें ये पता था कि किस तरह से चीजों को हमें बनाना है। और अगर आपके पास आयरन अच्छे क्वालिटी की है तो आपकी सिविलाइजेशन बहुत दिन तक रूल करेगी। और इंडस वैली और वैदिक पीरियड में आर्यंस ने आयरन को यूज करना शुरू कर दिया था। तुम यही चीज देखो, अब इसी चीज को लेकर के आ जाओ रिनासा वाले पीरियड में। आयरन से लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टूल्स बनाने शुरू कर दिए, मशीन्स बनाने शुरू कर दिए ब्रिटेन में। और इसीलिए उस पीरियड में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन के उभरा, है ना। यानी अगर आपको आयरन के, आपके पास आयरन है और आपको पता है कि उसे यूज और यूटिलाइज कैसा करना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बन करके उभरेंगे। और यही हुआ आर्यंस के साथ। लिखेंगे क्या था पॉइंट, ठीक है। विच मेड आर्यंस इनविंसिबल, विच मेड आर्यंस इनविंसिबल। हो गया, अगला लिखना। कितना पॉइंट हुआ इसमें, ठीक है। आर्यन वॉज नोन एज कृष्ण अयस्क। ये आयरन वॉज नोन एज कृष्ण अयस्क, आयरन वॉज नोन एज कृष्ण अयस्क, क्योंकि रंग में काला होता था इसलिए कृष्ण अयस्क, ठीक है। हो गया, इकोनॉमिक लाइफ हो गया हमारा। इकोनॉमिक लाइफ में हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर इकोनॉमी कहाँ से, पैसा कहाँ से आ रहा है, ज्यादातर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में जो मिट्टी बहुत ज्यादा उर्वरक है उसे उर्वरा कहा जा रहा है। आयरन का यूज हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है तो आप वॉर भी जीत रहोगे और आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी आप अच्छे से कर पाएंगे, हल वगैरह बढ़िया बढ़िया बनाया होगा, ठीक है, खुरपी वगैरह जो भी होता है। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक लाइफ वैदिक पीरियड में चला है। अब देखते हैं हम लोग रिलीजियस लाइफ, टॉपिक डाल देना। रिलीजियस लाइफ लिखो। देखो एक सिमिलैरिटी तो जो दोनों में देखने को मिलेगी आईबीसी और वैदिक पीरियड में, वो है द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस। लिखेंगे द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस, द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस is evident, is evident in Vedic period। इन वैदिक, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, they were worshipped in form of god and goddess, they were worshipped in form of god and goddess। गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। अन्नपूर्णा माता वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, अच्छा देखो अन्नपूर्णा माता, और वहां हमने पढ़ा था गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी या अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता वॉज अ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वॉज अ प्रोमिनेंट मदर गॉडेस इन दिस एरा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स लिख लेते हैं, ठीक है, खुद से लिखो। नेचुरल फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सन, सूर्यदेव, लिखो, ठीक है। सूर्यदेव, सूर्य, वरुण, अग्नि, ठीक है, ये सब नाम लिख लो। इसके साथ साथ इंद्र भी लिखना, इंद्र, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, एंड सरस्वती। देखो नेचुरल फोर्सेस में तो सब